हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सक डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी साहब। नमस्कार। डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी जी से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे, साथ ही किस तरह असाध्य रोगों का इलाज इस चिकित्सा में है, ये इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी जी से। डॉक्टर गौरव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर गौरव जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली क्या है, दर्शकों को आप समझें। ये मानव सभ्यता की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। दर्शकों के लिए सिर्फ इतना सही आवश्यक है कि जब मानवीय सभ्यता का जब विकास हुआ तो उस वक्त सबसे पहले वैदिक काल में ही, जो आप लोग जानते होंगे 4 वेद हैं, अथर्ववेद उसमें से एक वेद है, उसका ये उपांग है। उपांग मतलब उसका एक हिस्सा है, भाग है, जिसमें औषधियों के साथ साथ मंत्र, चिकित्सा और वनस्पतियों का विशिष्ट विवरण मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वैदिक काल की ही चिकित्सा पद्धति है और ये मानवीय इतिहास की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर गौरव जी, आज के युग मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का महत्व क्या माना जा सकता है? इसका गौतम साहब महत्व अब इसीलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि विकास के नाम पर जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा अब समाज में देखने को मिल रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संतुलन जीवन के जीने के सलीके में, भोजन में, आचार विचार में और आहार में कहीं पे भी कोई संतुलन नहीं है, न कोई किसी प्रकार के जो स्थापित सिद्धांत हैं चिकित्सा के कि आपको अपना जीवन 24 घंटे में किस तरीके से जीना चाहिए, इसको ऋतुचर्या, दिनचर्या इसके अनुसार से इंडिकेट किया गया है। इनमें से किसी भी चीज़ की कोई पालना समाज का शायद 10% हिस्सा भी नहीं कर पा रहा। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, जैसे जैसे विकास हुआ है उसी के अनुपात में मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, एडवांस स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बाढ़ आ गई है। ये ऐसा नहीं है कि विशेषज्ञता और ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। स्थिति ये हो गई है कि लोग बाग चिकित्सक के पास बीमारियों का इलाज कराने तो जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सक की कोई बात मान नहीं रहे। आज की जो जीवन शैली है वो किस तरह की होनी चाहिए? जैसे पहले एक नियमानुसार आदमी अपना कर्म करता था, आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, तो कई तरह की बीमारियां आज देखो युवावस्था में ही देखने को मिल रही है। क्या मानते हैं गौतम साहब? ये बहुत गूढ़ प्रश्न है और ये तो मुझसे ज़्यादा विशेषज्ञ लोग भी इस पर अभी तक पूरी दुनिया में उलझे हुए हैं, लेकिन ये बात सच है। जीवन जीने का तरीका ये हमें स्कूलों में पहले सिखाया जाता था, वहाँ से जीवन जीने का सलीका सीखते हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति मुंबई में, बंगलौर में, न्यूयॉर्क में, दिल्ली में नाइट ड्यूटी करता है और पैसे की ललक में 18 से 20 घंटे जो आदमी काम कर रहा है, उसके शरीर को रेस्ट आवर कितना मिल रहा है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वो आदमी कितने सिद्धांतों को, कितनी मान्यताओं को, कितनी परंपराओं को फॉलो करेगा, क्योंकि उसके आड़ में तो पैसा आ रहा है ना। जीवन कहीं है ही नहीं। जीवन तब जी सकता है आदमी जब उसको एक सहूलियत अपने जीवन जीने के तरीके में मिले। तरीका पीछे चला गया है, पैसा बहुत बड़ी मान्यता बन गया है। उसका नतीजा ये है कि जो आप आज के ज़माने में आपने सुना होगा तकरीबन मैं अपन ज़्यादा दूर ना जाएं, कोटा शहर में ही अगर हम देखने जाएं तो हमारी आबादी के 55 या 60% हिस्से को प्रत्येक परिवार में 55-60% लोगों में आपको शुगर की बीमारी मिलेगी। अब शुगर कोई बीमारी नहीं है। आप किसी भी विशेषज्ञ से बात करिएगा, कितने भी जर्नल पढ़ लीजिएगा,
डायबिटीज़ जिसका नाम है, ये शुगर एक समस्या है, इसको बीमारी बना लेते हैं हम। वजह हमारी मानसिकता, हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा व्यवहार का तरीका। अगर इसको सुधारा जाए तो ये वापस हम मेन स्ट्रीम में या नियमित जीवन शैली जीने से आ सकते हैं, लेकिन कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, आज के जो युवा वर्ग में जिस तरह उनका जीवन यापन है, चाहे वह पढ़ाई से लेकर या तनाव में, तो इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर साबित हो सकती है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिएगा, वर्तमान युग की जो विडंबना है, जीवन के साथ तनाव बिल्कुल अछूता हो गया है। अब आप उससे दूर नहीं रह सकते, वो आपके हर पल में है, आपके साथ चोली दामन के साथ की तरह आपके साथ जी रहा है। उसको मैनेज करना, क्योंकि तनाव से अब आप, क्योंकि हम 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, हमारे पास संसाधन उतने ही हैं, हालांकि पहले से बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी जितने भी संसाधन हैं उसमें 1 अरब 40 करोड़ लोगों को आपस में सामंजस्य से बैठा करके जीना भी है, प्रतिस्पर्धा में भी रहना है, आगे भी बढ़ना है, आजीविका भी कमानी है और जीना भी है। तो अब इसके लिए रास्ते तो हमें ही तलाशने होंगे। अब तनाव से कैसे दूर रहा जाए, उसके बहुत आसान तरीके हैं। लोगों में आपस में सद्भाव बना रहे, आपस में प्यार से रहें, परिवार में मेल जोल हो, मित्रों का साथ हो, कुछ संगीत सुना जाए, थोड़ा व्यायाम किया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ी जाएं, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें करी जाएं, तभी तनाव से दूर रहा जा सकता है। तनाव से दूर रहने का शराब पीना एक उपाय नहीं है, ताश खेलना एक उपाय नहीं है, सिगरेट पीना एक उपाय नहीं है। तनाव रहित रहने के यही तरीके हैं। हम अपने परिवार में पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक जीवन को जिएं, मित्रों के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, समाज में कुछ अच्छा देने की कोशिश करें, इससे भी तनाव कम होता है। और इसके साथ साथ हमारी जीवन का जो अगर हम जीवन को व्यापार माने, तो हम कुछ देते हैं तो कुछ वापस समाज से मिलता भी है। यही पहले होता था, शायद इसको फॉलो करें तो हम फिर एक स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, पहले शिक्षा इतनी व्यापक नहीं थी, गांवों में लोग चिकित्सा के बारे में कम जानते थे। आयुर्वेदिक जो चिकित्सा वो जो अपने घरों में ही होती थी, उसी पर आत्मनिर्भर होते थे और अपना इलाज कर लेते थे। तो उस समय जो इस तरह की बीमारियां होती थी वो घरों में ही ठीक हो जाती थी। अब आज जो चिकित्सा के क्षेत्र में ये बीमारियां आगे बढ़ रही है, तो इसमें आयुर्वेद कितना कारगर साबित हो रहा है? गौतम साहब, आयुर्वेद की जो कल्पना है, मैंने कहा ये सबसे पुरानी है। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं, जब जीवन के धरातल के साथ ये चिकित्सा पद्धति का उदय हुआ, तो आज भी हमारे जीवन से जो बहुत मूलभूत तौर पर जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वही आयुर्वेद के उपादान हैं। मतलब वही आयुर्वेद को सपोर्ट या बढ़ावा देने वाली चीज़ें। आप हैरान होंगे, मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को भी बताऊंगा, प्रत्येक भारतीय परिवार की रसोई में नियमित तौर पे 40 से 50 दवाइयाँ उनकी रसोई घर में रहती हैं। शर्त ये है कि ये पहले स्कूलों में भी मॉरल साइंस या नैतिक शिक्षा के नाम पर पढ़ाया जाता था। कुछ लोगों में पहले जागृति भी थी, चिकित्सकों के पास जाते थे, आयुर्वेद के विशेषज्ञों से मिला करते थे और एक दूसरे से पूछा करते थे। अब ज़माना व्हाट्सएप और फेसबुक का है, मेहरबानी करके व्हाट्सएप और फेसबुक को का अंधानुकरण न करें। आपके शहर में, आपके इलाके में अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ पर आयुर्वेद के बड़े अच्छे पढ़े लिखे चिकित्सक भी हैं, बड़े मनीषी भी हैं, आप उनसे सलाह लें और ये ज्ञान प्राप्त करें। अब एक सौंफ या जीरा या नमक बहुत सारी बीमारियों का अपने आप में इलाज है, लेकिन उसका तरीका है, उसकी मात्राएं हैं, उसको देने का समय है। वो अगर सीख जाएं तो हम बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं। हाँ, लेकिन विशिष्ट बीमारियां हैं, उनके लिए तो चिकित्सा के लिए आपको चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा। आयुर्वेद इसीलिए परिवार में
या आपने जैसा भी कहा ना कि ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी पसंदीदा, क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहले चिकित्सालय की सुविधाएं तो थी नहीं। अब तो जैसे जैसे हमारे देश में विकास हुआ है, अब आज तो बहुत सुदूर अंदर के इलाकों में भी आयुर्वेद के अस्पताल भी हैं, चिकित्सक भी हैं, और अब तो आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ बहुत आगे बढ़ गया है। अब जो वर्तमान जो युग में जो चिकित्सक पढ़ के आ रहे हैं वो आधुनिक चिकित्सा के जो और आयाम हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो वो अच्छा विश्लेषण भी कर रहे हैं और औषधियाँ भी अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ अच्छी तरीके की ला रही हैं। तो अब ये काफ़ी चेंज आ गया है, लेकिन फिर भी परिवारों में आयुर्वेद तभी पेट बना पाया है क्योंकि ये आपके रसोई घर से चालू होता है, और आपके रसोई घर में ही 40-50, मैंने कहा ना, औषधियाँ तो हमेशा उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, जब से सरकार ने, भारत सरकार ने एक ही छत के नीचे सब पेथियों को रखा, तो आयुर्वेद भी इसमें शामिल है, तो कितना मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में इसका मतलब बढ़ावा मिला? बिल्कुल, भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने, विशेषकर हमारी राजस्थान सरकार ने आयुर्वेद विभाग को अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पहले वेलनेस सेंटर हुआ करते थे, अब इनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से स्थापित किए हुए हैं। ये तकरीबन अब राजस्थान में 1000 आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। इनमें जो प्राथमिक स्तर पे जो किसी भी रोगी को आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर होगा अस्पताल में, शुगर चेक हो जाएगी आपकी, ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा, प्राइमरी जो यूरिन एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा, हीमोग्लोबिन चेक हो जाएगा, और उस चेक ही नहीं हो जाएगा, साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ आपको जो प्राथमिक उपचार की औषधियाँ हैं वो भी सरकार द्वारा दिलवाई जा रही हैं। और ये आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सब में ये आरोग्य मंदिर अब स्थापित हो चुके हैं। पहले से काफ़ी बदलाव है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा के साथ कदम दाल जरूर करेगा। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, आप प्रशासन या मतलब सरकार से क्या मांग कर सकते हैं कि किस तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा को मतलब पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, या मतलब उसको एक समझाइश के तौर पर सामने लाया जाए? सर, मैं एक चिकित्सक होने के नाते सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ भारत सरकार से भी, राजस्थान सरकार से भी, कि जिस तरीके का प्रश्रय आधुनिक चिकित्सा को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे मिला हुआ है, उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आयुर्वेद के चिकित्सालयों को भी क्रमशः दिया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा, दिया जा रहा है, लेकिन अगर उसमें और क्रमिक बढ़ोतरी की जाए, साथ ही जो औषधियाँ अब नई फार्मा कंपनियाँ बहुत अच्छे एडवांसमेंट के साथ, अच्छी रिसर्च के साथ उपलब्ध बाज़ार में करा रही हैं, अगर उन्हीं औषधियों का समायोजन जो हमारे अस्पतालों द्वारा वितरित की जाने वाली दवाइयाँ हैं उसमें, हाँ, निःशुल्क औषधियों में, अगर उसमें भी कर दिया जाए तो इसको आयुर्वेद चिकित्सा को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोगों के लिए और सुगराही होगा कि मतलब आराम से वो दवाई ले सकते हैं। अब जब समय के साथ बदलाव आया है, लोगों के आचार विचार व्यवहार में बदलाव है। अब वो कोई भूसे और चूर्ण लोग ज़्यादा नहीं खाना चाहते, अब गोली सिरप इस पर लोगों की डिपेंडेंसी ज़्यादा है। हाँ, आपने जो एक प्रश्न किया, एक बात मैं और, क्योंकि मैं अभी वर्तमान चिकित्सा से जुड़ा हूँ, मैं पेंशनर्स या जो वयोवृद्ध लोग हैं उनकी चिकित्सा काफ़ी करता हूँ। एक चीज़ जो मेरे संज्ञान में बार बार आई है, एलोपैथी औषधि में तकरीबन बहुत ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ रियम्बर्सेबल लिस्ट में है, लेकिन आयुर्वेद के साथ ये दुर्भाग्य है कि अभी भी हमारी जो क्रॉस लिस्ट होती है, जैसे RGHS एक भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और राज्य कर्मचारियों के लिए भी है, उसकी जो लिस्ट है उसमें अभी भी 2013 का जो मापदंड है उससे अनुसार चल रहा है, जबकि वो औषधियाँ महंगी पड़ती हैं, चूर्ण वगैरह उनको कोई खाता नहीं है, जबकि आज की तारीख में अच्छी फार्मा कंपनियों की दवाइयाँ 1-2 रुपये में उपलब्ध हैं। मैं तो आग्रह कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ कि अगर वर्तमान शासन व्यवस्था उसमें हमें ये सहूलियत दे दे तो आयुर्वेद अस्पतालों की OPD में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। ये मेरा एक निवेदन जरूर मैं करूँगा। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब,
आयुर्वेद से कई असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। आप दर्शकों को बताएं ऐसे कौन से असाध्य रोग हैं जो उनको ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद से? देखिएगा सर, आयुर्वेद एक स्वस्थ जीवन जीने का एक सलीका है, उसी का ही एक प्रमाण के साथ स्थापित करता है। अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो उसके बनाए हुए जो सिद्धांत हैं, अगर उनको फॉलो किया है तो पहले तो विशेष जो बीमारियां होंगी ही नहीं। दुर्भाग्यवश अगर किसी को, क्योंकि यह वर्तमान जीवन शैली अब ऐसी हो गई है जिसमें बेहद विभीषिकाजन्य व्याधियों से भी आमना सामना करना पड़ा। अभी वर्तमान में ही आपने देखा होगा कोरोना ने बहुत बड़ा कहर ढाया, उसमें भी आयुर्वेद ने अपना स्थान जरूर बना के रखा। हमने उस समय पे भी शहर के विभिन्न हिस्सों में काढ़े पिलाए और औषधियाँ दी और कोशिश करी आम जन को जितना सहूलियत मिल सकती है। अगर रिसर्च बेस्ड मेडिसिन्स को अस्पतालों में और जनता के बीच में पहुंचा दिया जाए, उन व्यवस्थाओं को वापस स्थापित किया जाए, तो मेरी उम्मीद है आयुर्वेद बहुत अच्छी जगह पर अपनी सेवाएं समाज को दे सकता है। आपने कहा कि ऐसी कौन कौन सी असाध्य बीमारियां हैं। असाध्यता साहब बीमारी की तब हो जाती है जब उसको प्राथमिक स्तर पर ही नज़रअंदाज किया जाए या उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। शरीर भगवान की बनाई हुई अनोखी चीज़ है, इसके साथ अनायास ही अगर खेल किया जाएगा तो हर चीज़ असाध्य हो जाती है। हम हमारे विचारों को भी अगर धीमे धीमे दूषित करेंगे तो एक दिन हम भी, हमारे विचार भी असाध्य स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ हम चाहते हुए भी ठीक नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको अगर प्राथमिक स्तर, प्राथमिक चिकित्सा जिसके साथ आयुर्वेद जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल, द्वितीय को तृतीयक अवस्था जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो तो खैर बहुत बहुत मददगार है जीवन को बचाने के लिए। लेकिन अगर व्याधियों को उस स्तर पर जाने ही ना दिया जाए, प्राथमिक स्तर पर ही अगर हम ऐसी संयोजन कर दें व्यवस्थाओं का, तो आयुर्वेद उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खासतौर से दिल की बीमारियां हैं, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम जो बाद में आगे शुगर की बीमारी बन जाती है। वर्तमान विभीषिका जो सामने देखने में आ रही है वो है कैंसर, मानस रोग, दिमाग के रोग, तनाव में आना, डिप्रेशन में जाना, बहकी हुई बातें करना या बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के लड़ाई झगड़े फसाद करना। इन सब चीज़ों का उपाय, हर बात का उपाय औषधि नहीं होती है, कुछ हमारा व्यवहार, कुछ हमारा संस्कार होता है। इसमें आयुर्वेद बहुत बड़ा दखल रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आने वाले समय में इस पर ध्यान दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आज जो युवा तनाव में रहते हैं तो आयुर्वेद जो चिकित्सा है उसमें जो मान लो चिकित्सालय में इस तरह के बच्चे आते हैं तो आप किस तरह का उनको एक सजेशन, सुझाव देते हैं? ये गौतम साहब हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या भी है। इससे प्रशासन और राज्य सरकार भी लगातार जूझ रही है। बच्चे तो मैंने कहा ना, वर्तमान जीवन व्यवस्था और प्रतियोगिता इतनी ज़्यादा दुरूह और कठिन हो गई है कि इसमें स्वाभाविक है तनाव हो जाना। लेकिन उस तनाव को कैसे उस लेवल तक ही, उस स्तर तक ही रखा जाए कि वो जीवन पर घातक न बने। उसके तरीके ये हैं कि बच्चों को सहज जीवन जीने की जो तरीका है उसकी तरफ हम प्रेरित करें। आयुर्वेद का ही एक भाग और भी है जिसको हम योग कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, और प्राकृतिक जीवन शैली है। जब कभी हम बच्चों से आग्रह करते हैं, जब कभी आपके साथ प्रतियोगिता के इस आवरण को लेकर के अगर आप ज़्यादा तनाव में आ जाए तो थोड़ी सी देर अपने आप को कुछ घंटों के लिए या एक दो दिन के लिए अपने आप को उस जगह से ज़रूर हटा लें जिसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है। जैसे कि पढ़ाई है तो एक दो दिन अगर पढ़ाई छोड़ भी देंगे तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। उस वक्त आप पैदल घूमें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, अच्छा संगीत सुनें, मित्रों के साथ अच्छे हंसी मजाक करें, कुछ अच्छे सीरियल्स देखें, अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलें। तनाव धीमे धीमे क्रमशः वो आप पहला स्टेप अगर आप लेंगे ना तो अगले और स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन लगातार तनाव में रहने की वजह से आप सीधे गोलियों पर पहुंच जाए, दवाइयों पर पहुंच जाएं, ये बहुत गलत है।
बच्चे इससे और ज़्यादा बुरी तरह से फंस रहे हैं। बेहतर ये होगा बच्चे जिस वजह से तनाव में आ रहे हैं उस वजह को अगर रोक लिया जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो शायद बच्चों को तनाव से रोका जा सकता है और बच्चों को प्राकृतिक जीवन जीने का सलीका भी सिखाया जा सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी जी, आयुर्वेदिक चिकित्सक। इन्होंने चिकित्सा से किस तरह जीवन शैली में किस तरह चिकित्सा को उतारा जा सके, ये सारी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।